जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। बच्चों इस चैप्टर में हमें बेटे दो जगह के बारे में पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय जगह के बारे में जिसके अंदर हम बेटे अमेजोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अमेजन जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। और उपोष्ण के अंदर हम बेटे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम पढ़ेंगे बेटे, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो इलाका है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इन के अलावा हमें क्या करना है बेटे, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया यानी कि मानव ने किस प्रकार से अपने पर्यावरण के साथ क्रियाएं करके उसको पूरी तरीके से प्रभावित किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की, जिसमें हम अमेजोन की बात करेंगे, ठीक है, अमेजोन बेसिन की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका बेटे लोकेशन, यानी कि इसकी जो स्थिति है पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की कि ये जो हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, ये जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है बेटे, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में 10 डिग्री मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजोन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है, ठीक है, और यह पश्चिम में पर्वतों से निकलती है, पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचे उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए तो यानी कि इसकी जो स्थिति हो गई ये हो गई बेटे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति हो गई। अब हम देखेंगे बेटे कि मुहाना क्या होता है। मुहाना होता है बेटे जिस जगह पर नदी किसी अन्य जलराशि, चाहे वो समुद्र हो चाहे कोई सी भी जगह हो जहां पर मिल जाती है, तो उसे नदी का मुहाना बोलते हैं, ठीक है। अब अमेजोन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां बहती हैं बेटे, ठीक है, जो कि अमेजोन बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जब सारी नदियां एक साथ मिल जाती हैं तो वो अमेजोन बेसिन बनाती है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेजोन नदी ये बह रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नदियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं बेटे, ठीक है। और ये सारी नदी यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो इलाका है ये क्या बनाती है बेटे, अमेजोन बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये ब्राज़ील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ से होकर ये बह रही हैं, ठीक है। आप इस मैप के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी अब जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारी की सारी नदियां ना, इनमें से 3 या 4 नदियों के नाम भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। 3 या 4 नदियों के नाम याद कर लेना कि बेटे कौन कौन सी सहायक नदियां अमेजोन नदी के अंदर मिल जाती हैं। अब सहायक नदी होती क्या है बेटे, एक बड़ी नदी में जो छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं ना, छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिल जाती हैं, इन्हीं को हम सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें बेटे अमेजोन बेसिन की जलवायु के बारे में, ठीक है। हमने देखा था कि बेटे जो अमेजोन बेसिन था ये कैसा था बेटे, उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय यानी कि यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास है। अब हमने देखा था कि बेटे जो भूमध्य रेखा है धरती की अगर हम बात करें, ठीक है, तो धरती के बीच में पड़ती है भूमध्य रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूरज की जो रोशनी है बेटे वो एकदम सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी रहेगी, क्या रहेगी बेटे, गर्मी रहेगी। ऊपर से यहाँ पे जंगल है, तो जंगल जहाँ पे ज़्यादा होते हैं बेटे वहाँ पे बारिश होती है। तो देखेंगे हम कि भाई जलवायु की जब हम बात करें, यहाँ पूरे साल पे बेटे क्या होता है, गर्म जलवायु रहेगी और नम जलवायु रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम दिन में और रात में दोनों समय एक जैसा रहता है, गर्म और आर्द्र, आर्द्र यानी कि नमी ज़्यादा होती है यहाँ के उसमें, ठीक है। क्योंकि बेटे यहाँ पर बारिश होती रहती है, ठीक है ना, चिपचिपाहट वाला मौसम रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन बारिश होती है, ठीक है, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का समय तो उच्च होता है यानी कि गर्मी होगी, आर्द्रता होगी, रात के समय थोड़ा ठंडक आएगी लेकिन आर्द्रता कम नहीं होगी क्योंकि जो बारिश है बेटे वो होती रहती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इनके वर्षा वनों की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जानवरों के, पक्षियों के, पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है बेटे, वर्षावन के कारण यहाँ पे भूमि पर सघन वन यानी कि बहुत बड़े बड़े वन उग जाते हैं, ठीक है। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है। इस छत को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैनोपी, ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी छतें बन जाती हैं कि जो सूरज की रोशनी है बेटे वो जमीन पर नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए जमीन के ऊपर केवल वो ही जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे उगेंगे जो कि छाया में बढ़ सकते हों, ठीक है। जैसे कि परजीवी पौधों में कौन कौन से उगते हैं बेटे, आर्किड हो गया एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, और ब्रोमिलाइड हो गया, ठीक है। ये हो गए हमारे किसके बेटे, पौधों के एग्जाम्पल, परजीवी पौधों के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा प्राणियों की बात करें बेटे तो सबसे पहले पक्षियों की हम बात करें, कौन कौन से पक्षी पाए जा रहे हैं बेटे यहाँ पर बेटे टूकन, गुंजन, रंगीन पक्षी वाले मकाऊ हो गए, ठीक है, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी जो कि भारत वाले पक्षियों से बहुत अलग होते हैं, तो ऐसे पक्षी पाए जाएंगे, ठीक है। और जानवरों के अंदर बात करें किसकी, जानवरों की जब हम बात करें
ठीक है। जानवरों के अंदर बेटे बंदर पाए जाएंगे, स्लॉथ पाए जाएंगे, चींटी खाने वाला टैपिर, ये टैपिर होता है, टैपिर पाया जाएगा। सांपों की यानी कि सरीसृपों की बात करें तो बेटे यहाँ पर मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कीड़े मकोड़े तो बेटे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मांस खाने वाली पिराना मछली बेटे यहाँ पर मिल जाएगी, मछलियों के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो विविधता हमको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में बेटे, ठीक है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर, देखो वृक्षों को कुछ काटते हैं, अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। पुरुष जो होते हैं, जो यहाँ के मेल आदमी हैं, वो क्या करते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं बेटे, फसलों का ध्यान रखती हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं बेटे, याद रखना है आपको। ये लोग टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली जो शिकार है वो जरूरी नहीं है कि रोज मिले, ठीक है। तो इसलिए जो महिलाएं हैं वो ही साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। यहाँ पर कर्तन और दहन पद्धति का इस्तेमाल होता है। देखिए अब कर्तन और दहन क्या होता है। एक मान लीजिए ये हमारा जंगल है, इस जंगल में मान लीजिए इतना इलाका इन्होंने चुना, और यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे होंगे ना बेटे, ठीक है, इनको जलाएंगे, ठीक है। जलाने के बाद इनकी राख को बेटे, जो राख बनेगी उसको ये लोग मिट्टी में मिलाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी राख के अंदर न्यूट्रिएंट थे, जो पेड़ पौधों के न्यूट्रिएंट थे, मिट्टी में मिलाए, फिर यहाँ पे फसल उगाएंगे, ठीक है। और उगाने के बाद उसको जगह को बेटे खाली छोड़ देंगे, यानी कि जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे, अन्य जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कर्तन और दहन पद्धति, ठीक है। ये लोग मेनियों सबसे ज़्यादा उगाते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं। आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, जो चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खा लेते हैं ये लोग। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें जो बेचने के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है ना। देखिए कर्तन दहन पद्धति के बारे में मैंने ऊपर तो बता दिया, दोबारा सुन लीजिए। क्या होता है बेटे कि किसान पहले वृक्ष झाड़ियों को काटते हैं, भूमि को साफ करते हैं, फिर जलाते हैं, पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, इसके बाद भूमि को फसल पैदा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों का जब अभाव हो जाएगा तो इस टुकड़े को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पर वो पहुंच जाएंगे। इसी को बोलते हैं कर्तन, काटना, दहन जलाना, और उसके बाद फसल उगा के किसी दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटे कर्तन और दहन, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है ये, ठीक है। वर्षा वन में अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी मिल जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, जंगल है तो लकड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार वाले छप्पर वाले घरों में रहते हैं, जिनको बोलते हैं मलोका। क्या बोलते हैं, मलोका। मधुमक्खी वाले घरों जैसे जो दिखने वाले घर होते हैं उनको बोलते हैं मलोका। और कुछ बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, जिनकी छत जो होती है तीव्र ढलान वाली होती है, ऐसे वाली। अब ये क्यों होती है, ताकि बेटे बारिश जो आए वो छत पर रुके ना उसका पानी, बल्कि बह के नीचे निकल जाए, इसलिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटे अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन जो है बेटे धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक उपाय था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर 1970 के अंदर ट्रांस अमेजन महामार्ग बना, ठीक है। और आज जंगल के अंदर सभी भागों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। जिसके कारण भाई वहाँ पे कई सारे हवाई जहाज के लिए, हवाई हेलीकॉप्टरों के लिए अड्डे बनाए गए हैं। तो पेड़ों को काटा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, अब नीचे देखेंगे, ठीक है। तो पौराणिक तरीके से बेचारे खेती करते रहे, उनको अंदर की तरफ धकेल दिया गया है, ठीक है ना। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता, वर्षावन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। देखिए पहले कितने सारे थे, ठीक है, अब विकास के नाम पर देखिए कितने से बचे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो इसलिए प्रतिवर्ष क्या हो रहा है बेटा, अमेजन बेसिन का वर्षावन बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, अन्योन क्रियाओं की वजह से जो हो रहे हैं हमारे ये जो हमारे जंगल है नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे, ये हमारा हो गया बेटे कौन सा, अमेजोन वाला खत्म हो गया, वो था उष्ण कटिबंध। अब हम पढ़ेंगे बेटे उपोष्ण कटिबंध। जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है बेटे, ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। ये हमारा बेटे बेसिन उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। इसकी जो स्थिति की हम बात करें, इसकी लोकेशन की जब हम बात करें तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में आता है ये, ठीक है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी नदियां हैं बेटे, जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी इसके अंदर प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब ये मैप की सहायता से आप देख लेना कौन कौन सी नदी है, उनके नाम भी थोड़े बहुत याद रख लेना, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद, सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं दोनों नदियां मिलकर, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं बेटे ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील क्या होती है बेटे, चाप झील ऐसे होती है, देखिए ऐसे, जब नदी का पानी ऐसे मुड़ जाता है ना, ऐसे सी टाइप में चाप बना लेता है, इसको चाप झील बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु यानी कि बारिश पर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। जो मानसून की जलवायु है जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंड होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये खुद याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है कि बेटे किन किन राज्यों से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना बेसिन में, तो वो सब याद रखना है आपको, ठीक है। अब बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति यानी कि जमीनों के टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की भूमिका होती है। अब जनसंख्या वितरण यानी कि लोगों की जो जनसंख्या बेटे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। एक सिंपल सी मैं बात बताऊं कि पहाड़ों में कोई रहना पसंद नहीं करता,
रेगिस्तान में ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती। लेकिन मैदान वाले इलाकों में, बेसिन वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, और नदी वगैरह जो भी होती है, ठीक है, वहाँ पे नदी भी होती है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल यानी कि अच्छे नहीं होते। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इसलिए मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र, क्योंकि समतल होता है बेटे ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं ना बेटे, 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहेंगे उसे बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 179 है, 89, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में उत्तराखंड के अंदर 189 लोग रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 1029 रहते हैं और बिहार में 1102 लोग रहते हैं। तो इतने ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वहाँ का है, ठीक है। अब ये जो मैदान वाला इलाका है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, तो फसल उगाने के लिए बेटे समतल भूमि भी है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं यहाँ पर, खेती ही करते हैं, ठीक है। यहाँ की मुख्य फसल कौन कौन सी बेटे, धान, धान यानी कि चावल हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ धान वहीं उगता है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, मानसून हम देखा मानसून भी आता है यहाँ पे। इसके अलावा बेटे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा ये भी उगाया जाता है। गन्ना और जूट ये नकदी फसलें हैं जिनको बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। कुछ जगह पे केले के बागान देख सकते हैं हम। पश्चिम बंगाल असम में चाय के बागान भी मिल जाएंगे बेटे। बिहार असम के कुछ भागों में सिल्क यानी कि कीड़ों का जो रेशम के कीड़े वो भी उगाए कह रहा हूँ, उनका भी पालन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि सिल्क मिल जाता है, ठीक है। मंद ढलान वाले पहाड़ों पर यहाँ पर वेदिकाएं में फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, वेदिका फार्मिंग की जाती है, ठीक है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। जैसे मैदानों में सागवान, साखू, पीपल और साथ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाएंगे, बांस वाले पेड़ मिल जाएंगे, बांस मिल जाएगा। डेल्टा वाले क्षेत्र के अंदर मैंग्रोव वन मिल जाएंगे बेटे, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु में तुम्हें चीड़, देवदार, शंकुधारी पेड़, क्रिसमस ट्री जैसे, क्योंकि यहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है, बारिश होती है, तो ताकि जो पानी या बर्फ जो है वो ढलान की तरह ऐसे ऐसे बह जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पाए जाते हैं बेटे अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बात करें जीव जंतुओं की, जैसे हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है, अमेजोन वाले में, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, ये सारे जानवर हो गए। एक सींग वाला गैंडा ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिल जाएगा। बंगाल टाइगर बेटे बंगाल में मिल जाएगा। नदी के साफ जल झील, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे जलीय जीव मिल जाएंगे। मछलियों की बात करें तो रोहू, कतला, हिल्सा यहाँ पे महत्वपूर्ण लोकप्रिय प्रजाति है मछलियों की, ठीक है। मछली चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि बेटे तट वाला इलाका, तो मछली चावल खाया जाएगा बंगाल साइड में, ठीक है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों, समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ये देखिए वेदिका फार्म ये होता है, ऐसी छोटी छोटी सीढ़ी नुमा ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ पे वेदिका कृषि की जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब ये बेटे केस स्टडी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बेटे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत ने प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू किया था, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं, बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं यहाँ पर बेटे, ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इन शहरों से उद्योगों का गंदा पानी नदी में बह रहा है, तो नदियाँ बेटे प्रदूषित होती जा रही हैं, ठीक है। अब यातायात के बेटे यहाँ पे चारों साधन मिल जाएंगे, हवा वाला भी, पानी वाला भी, और जो सड़क मार्ग है वो भी है, ठीक है। सड़क मार्ग में रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग जो नॉर्मल सड़क मार्ग है वो भी है, ठीक है। देखेंगे हम कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के चारों मार्ग हैं, ठीक है। मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, दोनों हो गए, ठीक है। इसके अलावा जल मार्ग तो है ही क्योंकि नदियां हैं बेटी, ठीक है। कोलकाता में हुगली नदी हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में कई सारे हवाई पतन यानी कि हवाई मार्ग भी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, वो है बेटे पर्यटन। पर्यटन यानी कि टूरिज्म, क्या टूरिज्म के लिए यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आते हैं बेटे, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है। ताजमहल है यहाँ पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम होता है बेटे, कुंभ का मेला होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध के स्तूप है, बुद्ध भगवान के स्तूप हैं। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, ठीक है, अभयवन, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, ये सारे दार्शनिक स्थल हैं, इनको देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए अब जो नदी को साफ करने के लिए एक हमारे नमामि गंगे नाम से कार्यक्रम भी बनाया गया है, ठीक है। आप अगर हरिद्वार को गया होगा तो जो बैरिकेटर लगे हुए हैं ना, तो उन पर नमामि गंगे के साइन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने देखा कि भाई उपोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध में इनकी विविधताओं में देखिए मानव ने क्या करा है, दोनों क्षेत्रों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। नदियों को तो नुकसान हो ही रहा है, अमेजोन बेसिन को भी बेटे कितने जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी के साथ बेटे आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी चैप्टर की आनी चाहिए।